चलो बच्चा लोग ये बताना हमें, देखो सीए में तो सबको पता ही है क्या चीजें कैसे होती कैसे नहीं होती है, पता है कि नहीं पता है? सारी चीजें पता है सर। 3 स्टेज में होता है, एक तो फाउंडेशन होता है, एक इंटर होता है, और कौन सा होता है हमारा फाइनल। और फाउंडेशन में जो कि हमारे पास कितने पेपर हो रहे थे, 4 पेपर हो रहे थे। अब पेपर थोड़ा सा क्या होते हैं, बढ़ते जाएंगे पेपर आपके। जैसे कि इंटर की अगर बात करें तो टोटल कितने पेपर हो जाएंगे, 6 पेपर हो जाएंगे। लेकिन अगर 6 की पेपर की मैं बात करूं तो वो ना कम से कम 12 के बराबर है। मतलब आपको कहने के लिए 6 पेपर्स है, बट आपको टोटल लगभग कितने कवर करने पड़ते हैं, 12 पेपर। और देन उसके बाद सीए के बाद क्या हो जाएगा आपका, ट्रेनिंग आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगा। और देन कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, फाइनल पे। तो आ जाओ यहाँ पे सबसे पहले इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में क्या फर्क है। बहुत फर्क है। फाउंडेशन का मतलब 0 है, और इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, जमीन है। और फाइनल का मतलब क्या है, आसमान। तो आपको सोच लेना है कितना मेहनत करना पड़ेगा। एंड अब तो न्यू कोर्स जब से लॉन्च किया गया है सी इंटरमीडिएट, वो भी थोड़ा सा जमीन से ऊपर हो गया है, बट आसमान से नीचे है। अगर आसमान पे भी पहुंचा देंगे तो फिर फाइनल खत्म करना पड़ेगा। इंटर में कहेंगे कि आज से ही आप क्या बन गए हो, सीए बन गए हो, आज से ही क्या करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस या फिर जॉब करना शुरू कर दो। अब देखो सीए में क्या होता है कि सर सीए तो स्टार्ट करते हैं लोग, सीए स्टार्ट कर दिया, इसका ना कंक्लूड करना बड़ा टिपिकल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। स्टार्ट तो हो जाता है, रिश्तेदार पड़ोसी पूछते रहते क्या कर रहा है, सीए। फिर पूछता है क्या कर रहा है, सीए। अरे भाई कभी तो कंप्लीट होगा, बोलेगा कि हाँ सीए कंप्लीट हो गया है। तो वो तो सारी की सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे, वो सारा चीजें कवर। देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो स्टूडेंट होता है कि क्वेश्चन बेस पे क्या करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है। और एक होता है दैट इज व्हाट, कंसेप्ट। बट 99% स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमें कंसेप्ट आती है, 1% स्टूडेंट कहते हैं कि सर नहीं कंसेप्ट नहीं आती। अब देखो क्वेश्चन बेस में क्या होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया और वैसा ही 10 क्वेश्चन कर लिया, तो आपको लगता है कि क्या हो गया, हमें सारा चीजें कवर अप हो गया। और जब सीए के पेपर में बैठते हैं तब पता चलता है कि ये तो लग रहा है आउट ऑफ कोर्स हो गया, जो हम करके आए थे वो आउट ऑफ कोर्स हो गया। क्लियर। तो कंसेप्ट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट सिखाया गया है तो वो उतना ही नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपको जितना ज्यादा से ज्यादा सोच पा रहे हो, दैट इज द कंसेप्ट। आप सोचोगे 2 तरीके से सोचना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अभी तक क्या करते हैं जीवन में, केवल वन वे स्टार्ट करते, पढ़ाई वन वे, एक तरफ पढ़ते हैं बस हो गया। अब जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, अगर पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनर से कैपिटल लेता है, तो आप इजीली एंट्री पास कर दोगे। क्या एंट्री पास कर दोगे बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किसके बुक्स में हुआ, इन द बुक्स ऑफ फर्म। पार्टनर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। बताओ कोई भी बताओ, पार्टनर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो पार्टनर जो पैसा दे रहा है, कैपिटल लगा रहा है, उसके बुक्स में क्या एंट्री हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब अब जो है ना सीए आपके जितने भी कोर्सेज कर रहे हो, 2 वे बनना पड़ेगा। 2 वे मतलब पार्टनरशिप फर्म तो है ही है, साथ में पार्टनर का भी बनना पड़ेगा। यही थोड़ा सा हमारा फाउंडेशन से और यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। चलो आजो हम स्टार्ट करते हैं सीए इंटरमीडिएट की बातों को। और सीए अगर इंटर की बात करें तो ये इंटर हमारे पास कितने ग्रुप में हो जाते हैं, 2। एक हो जाता है हमारे पास कौन सा, ग्रुप 1 हो जाता है, और दूसरा कौन सा हो जाता है, ग्रुप 2 हो जाता है। अब बताना, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 में एक तो पहला पेपर बहुत आसान पेपर होता है, जिसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं बताना, एडवांस्ड अकाउंटिंग। इतना आसान है ना, समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंट कर रहे हैं कि लॉ कर रहे हैं, इतना आसान है। और दूसरा पेपर हमारा क्या हो जाता है, लॉ। और तीसरा पेपर जो होता है वो होता है हमारे पास कौन सा, टैक्सेशन का पेपर।
और अगर यहां पे मैं बात करूं चौथे पेपर की, तो चौथा पेपर कौन सा हो जाता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फिफ्थ पेपर कौन सा हो जाता है? ऑडिट। और सिक्स्थ पेपर क्या हो जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पेपर है। और इन सब की खास बात यह है कि टैक्सेशन को अगर मैं बात करूं तो दो में हो जाता है। एक कौन सा हो जाता है पता है? डायरेक्ट टैक्स। और एक कौन सा हो जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक क्लियर? अब यहाँ पे एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है आपको कि अगर मान के चलो बच्चा सीए इंटरमीडिएट का पेपर दे रहा है, बोथ ग्रुप दे रहा है, तो पहला बेनिफिट बोथ ग्रुप का कि अगर किसी ग्रुप में 50% से कम मार्क्स है, बट ईच एंड एवरी पेपर में कितना है आपका? 40 से ज्यादा है, 40 या 40 से ज्यादा है, तो उस केस में मान के चलो कोई और ग्रुप आपको वो सेट ऑफ कर दे रहा है, तो आप बोथ ग्रुप क्वालिफाइड हो जाओगे। सपोज करो यहाँ पे मार्क्स आ गया 140, तो बताना ग्रुप वन क्या हो रहा है? हमारा फेल हो रहा है। लेकिन जो बोथ ग्रुप दिया है और यहाँ पे 170 आ गया, तो नाउ अब वो क्या हो जाएगा? हमारा दोनों ग्रुप क्वालिफाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें कितना चाहिए? 300 मार्क्स चाहिए फॉर द बोथ ग्रुप। तो 140 प्लस 170 इज इक्वल टू 310। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो बोथ ग्रुप क्वालिफाइड हो जाएगा। एक ये बेनिफिट, पहला बेनिफिट होता है किसका? बोथ ग्रुप देने का। दूसरा बेनिफिट होता है कि व्हेनेवर, जब भी अगर जॉब प्रोफाइल में जा रहे हो, नॉट प्रैक्टिस, जॉब प्रोफाइल में जाने जा रहे हो, तो जब भी आपकी जॉब या फिर आपका क्या होगा, कैंपस प्लेसमेंट की बात आती है, तो जो भी कंपनियां आती है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, कि आपने किस तरह से क्वालिफाइड किया। द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज बी गिवन टू द रैंक होल्डर्स, एंड देन उसके बाद आपका प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? रैंक तो नहीं है, लेकिन हाँ 70+% है। देन थर्ड आपका आपका जो वो रैंकिंग होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड है, देन उसी तरह से रैंकिंग हो सकती है। तो सर इसका मतलब जो ना मान के चलो 2-4 अटेम्प्ट में पास हुआ है, वो कभी नौकरी पाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब कंपनियां खुद जाती कहाँ पे? आईसीआई के पास, वहां से करते हैं। अब यहाँ पे जो जैसे ये 6 पेपर आप क्वालिफाइड कर लोगे, तो यू हैव टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज हाउ मच? 2.5 ईयर्स, 2.5 साल का। और 2.5 साल जैसे कंप्लीट होगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा? 6 मंथ के अंदर आपको पेस मॉड्यूल देना पड़ेगा। फोर्थ पेपर, 4 पेपर पेस मॉड्यूल है। और पेस मॉड्यूल कहते हैं कि सर अभी ओपनिंग है, ओपन बुक की तरह है, नहीं ओपन बुक की तरह नहीं है, वो सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और आपको सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। कंप्यूटर ओरिएंटेड एग्जाम रहेगा, ये एमसीक्यू बेस रहेगा, और 1 महीने में कम से कम 4 से 5 बार होगा वो एग्जाम। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस 40 मार्क्स आ गया आप पास हो जाओगे, और पास होना ही उसमें बड़ी बात है, और कोई कुछ नहीं है उसमें, ठीक। और जैसे उसको आप क्वालिफाइड कर लोगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर द फाइनल। क्लियर? तो यहाँ पे जब फाइनल में आते हैं ना, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सर अब तो बस हम कौन है, सीए हैं, एक कदम और दूरी है, बस हो गया और कुछ नहीं। मार्केट में हमें भी अब नाम से नहीं, सीए से बुलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। तो सर हम लोग को क्या करना चाहिए? बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए कि सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए? ये देखो, एक सर नहीं डिसाइड कर सकते। डिसाइड जो करेगा स्टूडेंट डिसाइड करेगा। वो कैपेसिटी के ऊपर है कि सर हम क्या करना चाहते हैं। कुछ होते हैं मन चंचल होता है। मन चंचल होने का मतलब, हाँ सर कोचिंग में पढ़ लिया बस, उसके बाद तो खत्म, पढ़ाई वहां पे खत्म हो गया। बस 1 साल अपने लाइफ का लगा दो, आपको ये खुद ही आपको क्या देगा? पूरा लाइफ दे देगा। 1 साल मेहनत करना है बस, और कुछ नहीं। और मेहनत करने का मतलब क्या है? आपको केवल और केवल डेली रिवीजन करना है, और कुछ नहीं। डेली रिवीजन, केवल रिवीजन करना है। रिवीजन बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? इसको इजीली पास हो सकते हैं। अब आपको बता दूं, ये 6 पेपर जो है ना, अपने में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं एडवांस अकाउंट की बात करूं तो 100 मार्क्स है, लॉ की बात करूं 100, और टैक्सेशन की बात करूं 100, जिसमें डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है हमारा, दैट इज व्हाट? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितने मार्क्स का हो जाता है बताना? 50। और ये भी कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स का। इसी तरह ये एफएम और एसएम में जो 2 पार्ट दिया गया है, एफएम दिया गया है और कौन सा दिया गया है? एसएम दिया गया है। ये भी आपका कितने मार्क्स का है? 50। ये भी कितने मार्क्स का है?
50 मार्क्स का है, 100 मार्क्स, और ये भी 100 मार्क्स। मजे की बात ये है कि सारे पेपर में 2 पार्ट डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव और एक पार्ट हमारा क्या हो गया है, एमसीक्यू। एमसीक्यू में बोल रहा हूं, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव नहीं बोला, एमसीक्यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई तरीके से होते हैं। एमसीक्यू भी होता है, वन लाइनर भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, क्रॉस मैच भी होता है। तो ये जो एमसीक्यू है आपका ईच एंड एवरी पेपर में 30 मार्क्स का है, और डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का है आपका, 70 मार्क्स का है। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। ये जो एमसीक्यू है नॉर्मल एमसीक्यू नहीं रहेंगे, ये एमसीक्यू सारे के सारे क्या रहेंगे, केस स्टडी एमसीक्यू रहेंगे। केस स्टडी आपको समझ में आ रहा है कि केस स्टडी में क्या है कि आपको टोटली एक केस बना के दे दिया जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, एंड नाउ ऑन द बिहाफ दैट, उस केस स्टडी के बिहाफ पे यू हैव टू गिव योर आंसर देना। सर क्या ये थ्योरेटिकल होगा? नो, थ्योरेटिकल कोई चीज नहीं है आपके कोर्स में, प्योर थ्योरेटिकल। हाँ, प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी हो सकता है। आपको बता दूं, प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी का मतलब ये है अपनी खुद की नॉलेज को अप्लाई करके आंसर देना पड़ेगा। थ्योरेटिकल ये नहीं है कि सर व्हाट इज योर अकाउंट्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, डायरेक्टली कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ये आपका क्या है, 2 बेसिस पे होगा, प्रैक्टिकल और एक होता है हमारा कौन सा, न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल की बात करूं तो अल्टीमेटली वो एक ही चीज होता है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, प्रैक्टिकल। कोई थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल होगा सारी की सारी चीजें। सर ये सबसे ज्यादा ना फोकस बच्चों को करना है, ये 30 मार्क्स। लगता है कि उनको 30 मार्क्स का सर एमसीक्यू है, इजीली हो जाएगा। नहीं, इजीली नहीं हो सकता है, इजीली नहीं हो सकता है। यू हैव टू गिव योर ओन पोटेंशियल्स, अपने पोटेंशियल को देना पड़ेगा। और जस्ट लाइक ये एमसीक्यू कहने के लिए है, बट सारे के सारे प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है जस्ट लाइक आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव के जैसे। बस डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू में फर्क क्या है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, टिक टिक करना है। लेकिन आज जो चीज टिक कर रहे हो उसको तो कंप्यूट करना पड़ेगा, और कंप्यूट कहां पे कर सकते हो, रफ आप कंप्यूट कर सकते हो, अपने कॉपी के बैक साइड पे रफ साइड के तौर पे कंप्यूट कर सकते हो। यहां तक क्लियर हुई चीजें? तो आ जाओ यहाँ पे, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर और दूसरी चीजें क्या होती है इसमें, एक और बेनिफिट आ जाता है आपका। बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर कोई बच्चा सपोज करो ग्रुप 1 दिया हुआ है, ग्रुप 1, और वो ग्रुप 1 में 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर दिया है, और किसी पेपर 2 पेपर में सपोज करो उसका 60 मार्क्स आ गया, ये 60 मार्क्स से ज्यादा आ गया है, और एक पेपर में मान के चलो वो फेल हो गया, 30 नंबर आ गया, तो ग्रुप तो क्वालिफाइड नहीं होगा, बट ये 2 पेपर उसका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये 2 पेपर क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ये जो 2 पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा वो कितने अटेम्प्ट के लिए एग्जम्प्ट होगा, 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जम्प्ट होगा। जिस अटेम्प्ट में पास हुआ है उसके अलावा 3 अटेम्प्ट एग्जाम, इस 2 पेपर को देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां तक क्लियर? एक और भी आपकी चीजें होती कि मान के चलो किसी एक आ गया, तो ये पेपर हमारा 3 अटेम्प्ट तक क्या रहेगा, हमारा पास हो जाओगे आप, 3 अटेम्प्ट तक पास रहोगे। मान के चलो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया और नेक्स्ट अटेम्प्ट में किसी एक में 60 आ गया, फिर वापस, तो ये फिर एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगा। रेडी चल रहा है वही आपका एग्जाम्शन चलता रहेगा। क्लियर हुई चीजें? यहां पे जो, यहां पे देखो, जब अगर 60 नंबर आप किसी में पा चुके हो, तो 2 पेपर जो बचा हुआ है ना, उसमें आपको मिनिमम केवल कितना पाना है, 90 मार्क्स पाना है, 90 मार्क्स पाना पड़ेगा। अगले 3 अटेम्प्ट अगर 90 मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, वो क्वालिफाइड हो जाएगा। 3 अटेम्प्ट के बाद एक ऑप्शन नया लॉन्च किया गया इसमें, कि ये 60 नंबर वाला पेपर जो ज्यादा है वो हमेशा के लिए पास हो जाएगा, बट एक शर्त है, तब ये लिमिट 90 नहीं रहेगी, आपकी इस 2 पेपर में 50% लाना ही लाना है। 2 पेपर में 50% लाना ही लाना है, मतलब 100 मार्क्स लाना ही लाना है। तो ये फिर 60 वाला पेपर हमेशा के लिए आप क्या हो रहोगे, पास हो जाओगे। बट हाँ, जब भी ये 2 पेपर आप देने जाओगे तो आपको 50 मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा। ये बेनिफिट है
आपको। बाकी धीरे धीरे करते जाएंगे तो सारा चीजें पता चल जाएगा। और ये सब बेनिफिट तो उनके लिए सोचना है जिनको डाउट हो कि सर हम पास होंगे कि फेल हो। आप तो वेरी बिगनिंग की स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि सर हमें क्या करना है, निकालना है, पास होना है, कुछ भी हो जाए सर। अगर बारिश हो जाएगी तो भी पास होना है, अगर धूप नहीं निकलेगी तो भी पास होना है, बस पास होना है। और तीसरी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने लाइफ में, जीवन में, अपने लाइफ में ध्यान रखना है। बताना श्रेयांश, फाउंडेशन का पेपर कैसा दिया था आपने? ठीक ठाक था क्या? 100 मार्क्स सारा पेपर किया था? सारा किया था? लगभग नहीं, कितना किया था? हाँ, लॉ में 90 किया था। 88 किए थे। इको में 94 किए हो, और अकाउंट में 98। अब देखो ये पेपर कहीं पे भी 100% नहीं है, उसके बावजूद भी अलावा टॉपर है। अब बताना, मैथ में 81 है एंड इको में 84 है कि 86 है? 87 है। लॉ में जो है वो दैट इज हाउ मच, 54 है, और इसमें कितना है, 74 है। मतलब क्या, इससे क्या मैसेज जा रहा है पता है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द 100% पेपर। द मैसेज इज ओनली कि यू हैव टू गिव योर करेक्ट आंसर टू द एग्जामिनर। अगर करेक्ट देते हो ना आप, तो मार्क्स 100% आपको मिलेगा। द पेपर इज नॉट इंपॉर्टेंट कि सर 100 में 100 करना है, नहीं। पेपर को आप जब भी डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, पहला पार्ट की हमें मिनिमम कितने नंबर का करना है, पहले 80 मार्क्स का, 20 को तो छोड़ दो, अभी करना ही नहीं है। 80 मार्क्स का पेपर हो जाने के बाद, 80 मार्क्स का पेपर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 80 मार्क्स के पेपर को रिवाइज कर लो बच्चा। रिवाइज करने पे हो सकता है इसमें जो कुछ एरर्स है, क्लरिकल एरर्स है, वो आपका क्या हो जाए, सुधर जाए, और 80 नंबर, 80 में 80 मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। क्लियर हुई चीजें? और इससे ना, इस 2 पार्ट में डिवाइड करने से आपकी बर्डन ऑफ स्टडी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो पेपर पैटर्न होगा ना, आपको मैं बता दूं, 30 नंबर का तो पेपर ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। 70 मार्क्स का जो रहेगा ना, वो आपका करीब आएगा, पता है आपको, 84 मार्क्स का है। 84 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, 84 प्लस और भी रहेगा, करीब 20 नंबर का एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब 70 टू 90 90 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 70 का अटेम्प्ट करना रहेगा। अभी तक पेपर पैटर्न का कोई आया नहीं है मॉक टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम न्यू कोर्स होने जा रहे हैं मई 2024 में। आप ये बताओ, अगर 20 आप ऑलरेडी क्या लेके चल रहे हो, मार्जिन लेके जा रहे हो, आपको पता है कितने का मिल रहा है मार्जिन? 40 का मिल रहा है। तो 40 का मतलब क्या होता है पता है? आपका 20% बर्डन ऑफ स्टडी वैसे भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर 20% को ऐसे ही कर लिया है और 80% को ना सॉलिड करके गए हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो हमेशा ध्यान रखना कि द पेपर करते समय आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो सर पहले तो हमें 80 का करना है, दूसरा कितना, 20 मार्क्स। 80 का होने के बाद इमीडिएट उसको क्या करो, जो किया है उसको रिवाइज कर लो, एंड देन उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो गो फॉर द 20 मार्क्स। लेकिन होता क्या है ना, मन है मानता ही नहीं, आ रहे सब कर दे। अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो 90 वाला भी करके चले आए पूरा, 70 की बजाय क्या 90 कर दो, चल देख लेते एग्जाम में 2-2 हाथ हो ही जाएगा, कौन भारी है। ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो आजो सीए साहब लोग नई ऊर्जा और नई लेवल के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, मैं आपको जो वो कवर कराने वाला हूं, एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट और एफएम एंड एसएम, ये 4 पेपर। हम लोग के समय में ना कॉस्ट और एफएम एक ही पेपर हुआ करता, अब ये 2 पेपर हो गए, अदरवाइज एक ही पेपर हुआ करता। तो सर तब तो बहुत आसान ही रहता था, बहुत आसान था। अब तो समय के साथ साथ चीजें क्या होती है पता है, बढ़ती जाती है, टिपिकल हो जाती है। जो आज का टैक्स का लेवल है, जब टैक्स कराएंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। एडवांस अकाउंटिंग की बात करते हैं, थोड़ा बात एडवांस अकाउंटिंग, नाम है एडवांस अकाउंटिंग।
लेकिन अकाउंटिंग जहां पे आपने खत्म किया फाउंडेशन, वहीं से स्टार्ट हुआ, एक लाइन जहां पे फाउंडेशन आपने कंप्लीट किया है वहीं से कम स्टार्ट हुआ। अकाउंटिंग का मतलब यहां पे ना अकाउंट से नहीं है, स्टैंडर्ड से। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब प्री डिफाइंड, पहले से जो डिफाइन किया जा चुका है, एंड यू हैव टू फॉलो प्री डिफाइंड थिंग्स एंड अप्लाई इन योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो यहां पे बच्चों को बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सर हम अकाउंट के नाम पे क्या हो रहा है, मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। अकाउंट नाम रख दिया गया, लेकिन यू हैव टू लर्न है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत आसान है, चीज बहुत आसान है। जो आपने किया है ना, उसका एक फॉर्मेट बना दिया, एक सिस्टम बना दिया कि यूसी सिस्टम में आपको सारा चीज करना है, दैट इज द स्टैंडर्ड, फॉलो करना है। तो आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे, एडवांस अकाउंटिंग आज हम बात करेंगे, दैट विल बी व्हाट, टैक्सेशन करेंगे कि टैक्सेशन क्या है सर, क्या है क्या नहीं है। टैक्सेशन पे आते हैं हम। टैक्सेशन जो है हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में। एक हो जाता है इनकम टैक्स बोलो या फिर डायरेक्ट टैक्स बोल दो, और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें हैं। एक होता है जीएसटी और एक होता है कस्टम। ये दो चीजें हैं, अभी भी कोर्स में अवेलेबल है। ये जो इनकम टैक्स है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। इनडायरेक्ट भी कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। और जीएसटी आपका है, और कौन सा हो जाएगा, कस्टम। ये टैक्सेशन है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि टैक्सेशन क्या। टैक्सेशन आपको सारा का सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हम ही कवर कराएंगे, क्लियर। लेकिन हाँ, टैक्सेशन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ये क्योंकि सर टैक्सेशन ऐसे हो जाए इजिली आराम से नहीं हो सकता है, और द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस पेपर इज हाई। अगर मैं पीछे 10 साल चला जाऊं, 10 साल में बच जाऊं, मैं 6 साल पीछे चला जाऊं, तो जो टैक्सेशन का पेपर फाइनल का था ना, अब आपका क्या हो गया, सी इंटरमीडिएट का, और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा क्या है कि इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, पेनाल्टी या अदर प्रोविजंस है, वो आपके कोर्स में नहीं है। वो चीजें डायरेक्टली कहां पे मर्ज कर दिया है, फाइनल में जाके। यही चीजें हमारा कहां पे, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी पेनाल्टी एंड अदर थिंग्स वहां पे है, यहाँ पे कुछ नहीं। बट जितना है वो आपको यहां से कवर करना है, फॉर द इंटर ओनली नहीं, फॉर द फाइनल ऑल्सो। मतलब यहाँ पे अपनी ये नहीं सोचना है कि सर हमने जहां पे बंद कर दिया पढ़ाई वो खत्म हो गई, नहीं, वहां से फिर अगला वाला स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ में इंटर, जब तक आप सीए नहीं बनते तो सारा का सारा लिंक करके कवर करना पड़ेगा, क्लियर। तो आज टैक्सेशन करते हैं। टैक्सेशन देखो, टैक्सेशन इनकम टैक्स और कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स को हम किस नाम से बोलते हैं बताना, डायरेक्ट टैक्स के नाम से बोलते हैं। जो इनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा मैं आपको बता दूं। इनका 15 मार्क्स क्या रहेगा, एमसीक्यू। और ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 35 मार्क्स। सेम चीज यहाँ पे भी रहेगा, 15 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, और 35 मार्क्स का क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा। ये पेपर, टैक्सेशन का पेपर ऐसा पेपर है ना, आज की डेट में सीए, सीएमए और सीएस सबके पास सेम हो गया आज की डेट पे। जब से न्यू कोर्स आ गया है, सब में आ गया न्यू कोर्स, सीए न्यू कोर्स, सीएमए न्यू कोर्स, सीएस, जब सबका आ गया है, सभी में ये पेपर क्या हो गया हमारा, सेम है। सेम कैटेगराइजेशन भी, सेम एमसीक्यू भी ऐसे ही है और डिस्क्रिप्टिव भी है। तो आजो स्टार्ट करेंगे। इस चार्ट को बनाना स्टार्ट कर लो आप लोग। कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि ऐसे ही सर कुछ तो बोलते जा रहे हो बस हो गया आप। चलो टैक्सेशन, इसको चार्ट बना लो।
चलो यहाँ पे आ जाओ। ये जो हमें कवर करना ना टैक्स का पेपर, आपको बता दूं कवरेज, ये जो कवरेज होगा ना, पहली चीज है स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल कभी नहीं भूलना है स्टडी मटेरियल को। एंड देन स्टडी मटेरियल के बाद आता है इनका रिवीजन टेस्ट पेपर। और थर्ड जो होता है मॉक टेस्ट पेपर। एंड जो फोर्थ होगा हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके अलावा ये जो है ना, ये आपका ICAI की मटेरियल है, ICAI मटेरियल। इसके अलावा जो हम कवर कराएंगे आपको बता दूं, अपना खुद का नोट्स है। पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन बैंक्स है। क्वेश्चन बैंक लगभग इसमें 700 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर, इतनी चीजें आपको कवर करना है। और फर्स्ट प्रेफरेंस तो हम इसको देंगे ऑलवेज भी, फर्स्ट प्रेफरेंस। और शायद अगर अपने फाउंडेशन में दिया होगा तो फाउंडेशन में पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आते हैं। वो चीजें ठीक है सर, ये दे दो वो कर लें, उतना रिलेवेंट नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 बुक करना है तो इसी को कितनी बार कर ले हम लोग, 5 बार कर लें, सारी चीजें ओवर हो जाएगी। हम अपनी टाइम को ना बर्बाद कर देते हैं, यहां से कर ले वहां से कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। केवल और केवल क्या फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल। उसके बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो उसके लिए है ना सपोर्टिंग नोट्स, और क्या है हमारा क्वेश्चन बैंक्स। अच्छा, नोट्स जो है हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में है, लेकिन हाँ प्रिंटेड फॉर्म के अलावा हैंड रिटन भी हमारा रहेगा। हैंड रिटन का मतलब वो भी पहले हैंड रिटन था, अब वो क्या हो गया हमारा प्रिंटेड फॉर्म में। और क्वेश्चन बैंक आपको 700 प्लस क्वेश्चंस है। यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन मैं ट्राई कराऊंगा, साथ साथ होमवर्क में भी आपको करते रहना। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैं सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सारा का सारा कौन सा करूंगा मैं, स्टडी मटेरियल से। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा वही रहेगा। और ये जब जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वही उसके बाद ही हम क्वेश्चन बैंक को क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। क्लियर, क्योंकि अगर क्वेश्चन बैंक दे दूंगा ना मैं, फिर आप स्टडी मटेरियल की जो हैबिचुअलिटी है वो क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी। तो वो करना है, और इजीली आप क्या हो जाओगे पास। इसी को आपको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है, आसानी से पास हो जाओगे, मैं गारंटी दे। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाट इज द टैक्स। अच्छा, टैक्स की मैं बात करूंगा, अभी धीरे धीरे आ जाऊंगा कि टैक्स का इस समय जो एक बेनिफिट है अभी तक, जो आप नवंबर में एग्जाम जिसको देना है उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि जो टैक्स अभी है वही मान के चलो नवंबर और फिर मई 24 नवंबर 24 के लिए अभी तक तो सेम है। पहली बार ऐसा है कि टैक्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फर्स्ट कि अगर बच्चा नवंबर 24 में जो बैठने जा रहा है, मई मतलब बोल सकते हैं मई 24 नवंबर 24 मई 25 नवंबर 25 तक का टैक्सेशन सेम रहेगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि जो इस बार फाइनेंस एक्ट आया, कैसे कवर होता है, कैसे टैक्सेस चलता है, उसको सारी चीजें पहले तो आज बेसिक ही धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज यहाँ पे ये बताना, जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू है ना, गवर्नमेंट की रिवेन्यू, गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू का मतलब समझ में आ रहा है, इनकम। गवर्नमेंट को जो इनकम होती है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है पता है, क्या क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम है उसका, एक तो होता है टैक्स, एक होता है गवर्नमेंट की बिजनेस, और एक होता है वर्ल्ड बैंक से क्या, फाइनेंस। ये 3 सोर्स होते हैं किसके, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस करती है। बिजनेस कौन कौन सा बोलो? एक तो गवर्नमेंट का कौन सा बिजनेस होता है, रेलवे की बिजनेस है।
इसके अलावा अदर्स बिजनेस भी है। क्लियर? यहां से इन सब को बिजनेस करने से इनके पास रिवेन्यू जनरेट होगा, और ये जो टैक्स है ना, टैक्स से भी इनको क्या होता है, जनरेट होता है रिवेन्यू। और वो दो तरीके से जनरेट होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक कौन सा होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होता है। तो ये वाला पोर्शन हम किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, इसको हमें आपको समझना है। ये कैसे कवर करना है ये नहीं, ये तो जब गवर्नमेंट की कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उस समय आप कैसे कंटिन्यू करेंगे उसके ऊपर मैंडेट करता है। अब यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं किसका, अगर इनसे फंड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती है तब कहां पे जाती गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक की तरफ। वर्ल्ड बैंक से क्या लेगा, फाइनेंस लेगा। क्लियर? और एक होता है कि बिजनेस अपना इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से कवर किया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं सर टैक्स कि टैक्स है क्या हमारा, व्हाट इज द टैक्स। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द टैक्स। टैक्स है हमारा, व्हाट इज द टैक्स। व्हाट इज द टैक्स, टैक्स क्या है हमारा, टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन। टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन which is imposed by government to, tax is a financial burden which is imposed by government to public. Tax is a financial burden which is imposed by government to public for public infrastructures. Public infrastructures. तो टैक्स है क्या हमारे लिए, व्हाट इज द टैक्स। टैक्स इज अ फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल बर्डन है। किसके लिए फाइनेंशियल बर्डन है, पब्लिक के लिए। जो कौन इंपोज करता है, गवर्नमेंट इंपोज करता है, और उन्हीं पैसे को क्या करता है, पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइज किया जा सकता है। अब यहां पे आता है ना कि सर ये जो टैक्सेस है ना, ये टैक्स दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है हमारा, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा हो जाता है बताना, इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स करने से पहले बताना टैक्स है क्या हमारा, फाइनेंशियल बर्डन। तो जो डायरेक्ट फाइनेंशियल बर्डन इंपोज किया जाए किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर किया जाए, दैट विल बी नोन एज व्हाट, डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट किया जाए, इनडायरेक्टली, अब देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में फर्क क्या है। डायरेक्टली का मतलब द पर्सन ऑन विच, जिस पर इंपोज किया गया वो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली वो नहीं जमा करेगा, कोई और के थ्रू जमा किया जाए, दैट विल बी द इनडायरेक्ट। लेकिन जमा कौन करेगा, पब्लिक। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, वहां पे कोई और आ जाएगा, एक मीडिएटर आ जाएगा, वो जाके क्या करेगा, जमा करेगा, और वो अपने लिए नहीं, तीसरे पार्टी के लिए जमा करेगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां तक क्लियर। तो बस दो दो आपकी टैक्सेस है, वही आपको कवर करना है। अब यहां पे अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करें, तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट टैक्स। लिखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, एंड दूसरा कौन सा हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लिखेंगे the amount of tax directly charged to concerned person that is known as direct tax. The amount tax
amount of tax directly charged to concerned person, that is known as direct tax. The amount of tax charged on a person but recovered from another person is known as indirect tax. Indirect tax. इसको पॉइंट वन दो. पॉइंट नंबर 2, direct tax. Direct tax is charged on income of person. Income of person. Direct tax is charged on income of person. Indirect tax is charged on sales, purchase, etc. and service of person. यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल. इनकम टैक्स. यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीएसटी, ड्यूटी, सेस एटसेट्रा. Third point, direct tax is in progressive nature. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा? रिग्रेसिव. रिग्रेसिव नेचर. इनडायरेक्ट टैक्स इज इन रिग्रेसिव नेचर. पॉइंट यहाँ पे 4th है. direct tax is based on total income of person of a particular year. Indirect tax is based on sales, service. क्लियर? अब एक चीज हमें ये बताना, चलो ये बताना यहाँ पे सर, ये जो टैक्स है, सारे पॉइंट
को एक एक बार रीड करते हैं। देखो सर ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, देखो जो भी है दैट इज द एग्जाम में आना है कि नहीं आना है, बस हाँ इसके बगैर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। पहले तो हमें ये जानना चाहिए ना सर व्हाट इज द टैक्स, टैक्स क्या है। तो टैक्स हमारा कौन सा है, एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्स वो जो डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे क्या किया जाए, चार्ज कर दिया जाए, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये जो टैक्स चार्ज किया जाएगा, किस पे चार्ज किया जाएगा, उस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम पे चार्ज किया जाएगा। अब ये बताओ ना व्हाट इज द इनकम, व्हाट इज द इनकम। अगर इनकम की मैं बात करूं तो अगर कोई इनकम की बात करे तो व्हाट इज द इनकम। सर इनकम अगर मान के चलो कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा, सेल्स करेगा, क्या ये सेल्स उसकी इनकम है, नो ये इनकम नहीं है। इनमें से क्या माइनस करता है बताना, कॉस्ट या फिर क्या, एक्सपेंसेस। माइनस करने के बाद जो आएगा वो इसके लिए क्या बनता है, बोलो इनकम। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो इस इनकम पे चार्ज किया जाता है, इनकम पे चार्ज किया जाता है डायरेक्ट ऑफ द पर्सन। जिस पर्सन की ये इनकम होगी इसी पे क्या चार्ज किया जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा, और ये पर्सन गवर्नमेंट को क्या करेगा, जाके टैक्स जमा कर देगा। यहां तक बताना, यहां तक क्लियर। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किसी एक पर्सन पे किया जाएगा बट वो अपनी जेब से नहीं पे करेगा, किसी और से लेकर क्या करेगा, वो जमा करेगा। क्लियर। अब जैसे सपोज करो आप क्या करते हो, कोई भी परचेस किया आपने, कोई भी गुड्स परचेस किया 1,00,000 रुपए का, तो बताना साथ में क्या लगाते हैं, जीएसटी। कितना लग गया जीएसटी, 18,000। तो ये जो जीएसटी है इज द टैक्स और नॉट, यस। क्या ये टैक्स आप जाके गवर्नमेंट को जमा करते हो, नो ये किसको हम दे देते हैं, सप्लायर, जिससे माल खरीद रहे हो उसको पे कर रहे हैं, वो जमा कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया किस पे जा रहा है, सप्लायर के ऊपर। लेकिन वो सप्लायर की जेब से नहीं जा रहा है, किसकी जेब से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। वो केवल मीडिएटर का काम कर रहा है, फॉर कलेक्शन का, फॉर कलेक्टिंग द टैक्स का काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी जेब से नहीं जा रहा है। तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुई चीजें। मतलब जो गवर्नमेंट आपका ये टैक्स चार्ज कर रहा है ना, वो किसके ऊपर चार्ज कर रहा है, सप्लायर। अब ये बताना सप्लायर क्या वो आपसे लेता है कि नहीं लेता है, यस लेता है। तो दिस टैक्स विल बी नोन एज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। और यहां पे क्या होता है, यहां पे आपकी अगर इनकम है तो आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, टैक्स जाके जमा करना पड़ेगा, दैट विल बी द डायरेक्ट टैक्स। अब दोनों में दूसरी पॉइंट निकल के आता है सर, प्रोग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर। व्हाट इज द प्रोग्रेसिव नेचर, बढ़ते जाना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव नेचर का मतलब कांस्टेंट रहेगा, इनकम आपकी बढ़े चाहे इनकम घटे, टैक्स का रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे एक गरीब वाला आदमी खरीदे चाहे अमीर वाला आदमी, लेकिन उसके लिए टैक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में चीजें। लेकिन यहां पे बताना, अमीर आदमी है तो टैक्स ज्यादा है, गरीब आदमी है तो टैक्स कम है। यहां पे आ जाओ, दूसरी चीज अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जा रहा होगा सर, कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना, फोकस किस पे करना चाहिए, इनकम पे कि सेल्स पे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स का फोकस है वो किस पे है, सेल्स पे है या सर्विस पे या फिर परचेस पे हो जाएगा। या तो क्लियर। तो आज यहाँ पे सर अब हमें ये बताओ, ये गवर्नमेंट को पावर किसने दे के रखा हुआ है, पावर किसने दे दिया कि गवर्नमेंट तुम क्या करो, लोगों से टैक्स ले लो। बताना हमारा कंट्री जो है वो किससे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। the power of the collection of the tax, charging of the tax to the government given from the क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका शेड्यूल 7th आर्टिकल नंबर 246 के अकॉर्डिंग पावर दिया गया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे किस पर, इनकम पे, एक्सेप्ट क्या, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके बाकी सारी इनकम पे क्या करना है, टैक्स चार्ज करना है, उसके रिस्पेक्ट में क्या बनाना है, आपको लॉ बनाना है। क्लियर हुई चीजें। तो आ जाओ थोड़ा सा पावर का भी देख लेते हैं।
देखो पावर क्या है, ये जो पावर है, पावर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या है, इंडिया है। आर्टिकल नंबर 246 में आपको पावर दिया गया है और इसमें 3 लिस्ट होती है, एक लिस्ट ए है, लिस्ट बी है और लिस्ट सी है। इसका डिटेलिंग में आपको कहां पे कवर करना बेहतर होता है, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा समझ में आएगी। लिस्ट ए यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आपकी 92 के आसपास लिस्ट है। लिस्ट का मतलब एक कंटेंट है, नंबर दिया गया है 92 नंबर्स। और ये लिस्ट किसके लिए दिया गया है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में जितने आइटम लिखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उसके रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आपको क्या बनाना है, लॉ बनाना है। उसी में ना इंटी नंबर 82 होता है, इंटी नंबर 82, जिसको बोलते हैं टैक्स ऑन इनकम अदर देन क्या, एग्रीकल्चर इनकम। मतलब इंटी नंबर 82 में यह बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास पावर है कि आप क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में लॉ बनाएंगे, टैक्स ऑन इनकम। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का पावर किसके पास नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। वो किसके पास पावर है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे होता है, हमारी कंट्री जो है दैट इज अ फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब क्या है पता है आपको, व्हाट इज द फेडरल कंट्री। कंट्री को चलाने के लिए 2 गवर्नमेंट की जरूरत है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और भी कंट्री ना फेडरल नहीं है, फेडरल नहीं है, फेडरल कंट्री है। तो यहाँ पे दोनों को पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से लॉ बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, अलग से अपने लॉ बनाएंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का पावर दिया गया है वो लिस्ट बी में स्टेट लिस्ट के नाम से बोलते हैं। इसमें भी लिस्ट होंगे, जिस तरह से यहां पे लिस्ट होते हैं उसी तरह से यहां पे लिस्ट होंगे। यहां लिस्ट में यह होगा कि इन इन चीजों पे किसको लॉ बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन इन चीजों पे किसको लॉ बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट के। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पावर है कि बना सकता है लॉ। जैसे कि यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और कौन सा होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दोनों है। स्टेट यूनिवर्सिटी को कौन पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो किस लिस्ट में पड़ा हुआ है, कॉन्करेंट, जिसमें एजुकेशन है और क्या आते हैं, हमारे फॉरेस्ट आते हैं। यहां पे जो हमारी यूनियन लिस्ट है, लिस्ट नंबर 82, दैट इज द टैक्स ऑन इनकम अदर देन क्या, एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट ए इंटी नंबर 82 के अकॉर्डिंग पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट टू द टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये सर लॉ कैसे बनेगा, ये लॉ बनाने के लिए क्या होता है, 2 हाउसेस का यूज किया जाएगा। एक होता है अपर और एक कौन सा होता है, लोअर हाउसेस। अपर हाउस को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, लोकसभा, और लोअर हाउसेस को किस नाम से बोलते हैं, राज्यसभा। तो इन दोनों में क्या किया जाएगा, एक ना प्रपोजल रखी जाएगी, प्रपोजल जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, बिल्स के नाम से बोलते हैं। और वो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है बाय द 2 हाउसेस ऑफ द गवर्नमेंट, 2 हाउसेस ऑफ द कंट्री, तो बताना उसको फिर एसेंट देगा, एंड एसेंट बाय द क्या होगा, प्रेसिडेंट। तब जाके ये लॉ बना, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मतलब इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया गया है, किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कहां से पावर यूज किया है, पावर नंबर 82 को यूज करके लॉ बनाई गई है, इनकम टैक्स की लॉ। और इनकम टैक्स लॉ बनाने के लिए दोनों हाउसेस से क्या लिया, परमिशन, और देन क्या किया गया, उसको प्रेसिडेंट ने उसका एसेंट दिया हुआ है। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब यहां बताना, यहां पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर नहीं था, किसके रिस्पेक्ट में लॉ बनाने के लिए पावर नहीं था, एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता है, लगता है। ये देखो एंट्री नंबर 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब यहां पे बताना, इस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लेना है, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगा वो एवरी लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, 2 हाउसेस यहां पे भी होते हैं। कौन कौन सी 2 हाउसेस होती है, एक होता है विधानसभा और दूसरा कौन सा होता है, विधान परिषद।
इन दोनों में अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड होने के बाद एसेंट किससे लेंगे? प्रेसिडेंट से नहीं, किससे लेंगे? गवर्नर से लेंगे। क्लियर हुई चीजें? ये हमारा जब भी कोई लॉ बनाई जाएगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्या आना चाहिए? पावर आना चाहिए, तब उसके बाद लॉ बनेगा। तो इसको भी आप कंटिन्यू करो। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 नोट करो। पावर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, पावर ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स। बहुत आसान है टैक्स, बस समय देना पड़ेगा 2 साल, तो फाइनल की पूरी सारी चीजें आ जाए। एक दो दिन तो हमें चीजें सीखने में जाती थी, अभी तो समझेंगे सर। सर एक्ट को रीड कैसे करेंगे, लॉ को रीड कैसे किया जाएगा? चलो हो गया। चलो हो गया सिद्धांत, शिवांगी हो गया। हो गया बस ऐसे ही। हाँ साक्षी हो गया। आ जाओ फटाफट। हाँ सिद्धांत हो गया, नोट कर लो। चलो आ जाओ, देखते हैं आगे क्या है। देखो, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब आता है हमारा, अभी तक क्या था सर कि इनकम टैक्स अभी तो आया ही नहीं था। इनकम टैक्स आया कैसे हमारा? हाउसेज ऑफ द टू, लोकसभा राज्यसभा, देन इसके बाद एसेंट बाय द प्रेसिडेंट, इनकम टैक्स एक्ट। अब आता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के लिए कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एक होता है फाइनेंस एक्ट या फिर टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, और कौन सा होता है हमारा? जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस।
तो ये हमारे 5 कंपोनेंट है, अगर ये 5 को हम मिला दे तब जाके हमारा क्या बनता है, दैट विल बी द इनकम टैक्स लॉ। तो सर हमें कवर क्या करना है, आपको कवर करना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ, जितनी भी अगर रूल्स एप्लीकेबल है वो रूल्स भी यहाँ पे आएंगे, साथ में फाइनेंस एक्ट भी इसी में इंक्लूड होकर आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चलेगा। नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड जजमेंट या फिर जुडिशियल डिसीजंस हमारे कौन कौन से होते हैं उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं ये 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 1 बेसिक में डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन है, लेकिन उन सब का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रीफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, कंपोनेंट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ लिखना है, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, जजमेंट। जजमेंट आपके दो, कौन कौन से 2 जजमेंट होते हैं, एक होता है हाई कोर्ट जजमेंट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो लैंड ऑफ लॉ भी होता है, लैंड ऑफ लॉ, जो कि बाद में क्या बन जाता है, हमारा एक्ट बन जाता है, पार्ट ऑफ एक्ट। जजमेंट एक एक चीज को हम लोग कवर करते हैं। सर क्या प्रैक्टिकल आज से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं प्रैक्टिकल नहीं, तो सारी चीज ये तो कवर कर लेंगे, फिर आगे आएंगे सारी चीजें किस तरह से है। यहाँ पे आ जाओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहला देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, सारे इंडिया पे ये क्या है, हमारा एप्लीकेबल्स है। ये कम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962 से फोर्स में है, लॉ बना 1961 में, लेकिन ये एप्लीकेबिलिटी कब से हुई, हमारा 1 अप्रैल 1962 से। कंटेंट्स इसमें क्या है, सेक्शंस भी है और शेड्यूल्स हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं, 1 to 298 सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, क्लॉज एंड सब क्लॉज है, एक्सप्लेनेशंस है, प्रोवाइसो है। मतलब जब हम सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, जब भी हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट इन चीजों में आपको कवर करना है। 1 to 298 सेक्शंस होंगे, जिसमें आपके सब सेक्शन होंगे, क्लॉज सब क्लॉज होंगे, एक्सप्लेनेशंस और क्या होगा, हमारा प्रोवाइसो होगा। और फिर शेड्यूल होता है, ये सारे के सेक्शन को ना शेड्यूल में डिवाइड कर दिया है, शेड्यूल का मतलब चैप्टर में डिवाइड कर दिया, चैप्टर में डिवाइड किया गया कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ऐसे टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, 14 चैप्टर्स मिलेंगे। अब यहां पे आता है कि सर सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज, हमें ना जब तक सेक्शन सबसेक्शन ही नहीं है तो हम कैसे रीड करेंगे कि सर ये सेक्शन है कि ये सबसेक्शन है कि ये क्लॉज है। अब ये बताना हमें, आप लोग ने फाउंडेशन में लॉ भी किया है, अच्छे से करके आए हैं लॉ कि नहीं किया है, लॉ था ही नहीं आप में, था सर। और इस बार तो लॉ ऐसा नंबर दिया है कि सर लग रहा है कि वैसे दे दिए ये लोग, थोड़ा सा तिमा दिए, ऐसा ही है। इकोनॉमिक्स में ऐसा ऐसा नंबर दे दिए जैसे कि सोचा ही नहीं था कितना मिलना चाहिए, बहुत मिल गया। लेकिन लॉ में सब लोग के साथ हुआ है, लॉ में तो कुछ ना कुछ तो, या तो पेपर टफ रहा होगा या तो बच्चे नहीं पढ़ के गए होंगे, और तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये बताना, सब पढ़ा हुआ है, देखो मैं लिखूंगा ना, अब बोलना शुरू करूंगा, 2 4, पता नहीं इसको क्या रीड करें, 2 क्लॉज 4 कोई बोल रहा है, कोई सबसेक्शन बोल रहा है, अच्छा तो इसको क्या रीड करेंगे, ये क्लॉज है, हाँ बताओ सिमन। अभी आते हैं वो, अभी तो 2 और 10 हमने बात ही नहीं किया,
मैंने केवल आइडेंटिफिकेशन की बात, अच्छा ये मैं हटा देता हूं, टू हटा दो टू। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 1। हाँ, सबसेक्शन देखो, सबसेक्शन क्लॉज ऐसे नहीं रीड किया जाता, उनकी अलग पहचान है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सर ये सबसेक्शन है कि ये क्लॉज से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। देखो देखो, सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज एंड सब क्लॉज, when each part of the section independent of each other and one is not related to other, such part of the section are called clause। क्लियर? अब जैसे मैंने बोल दिया टू, 2 7 लिख दिया, तो 2 7 को कैसे रीड करोगे? अब जब रीड करने जा रहे हैं तो ये देखना है कि जो इसका डिफिनेशंस है, जो इसका पार्ट है, किसी और के ऊपर तो नहीं डिपेंड है। अगर वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो गया तो दिस विल बी सब सेक्शन, अदरवाइज क्लॉज। अदरवाइज क्या रहेगा? वो क्लॉज। अगर आपकी ये टू, 2 और 7 जो भी चीजें दी गई ये कंप्लीट है, किसी और से कोई मतलब ही नहीं, किसी और के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कंप्लीट होने के लिए, तो ऑलवेज भी क्या रहेगा? वो क्लॉज रहेगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? हमारा सब सेक्शन हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि आपको मैं बात करूं, देखो ध्यान से सुनो, मैंने लिखा 139(1), ये हमें इनकम टैक्स का पार्ट है। 139(1) कहता है कि आपको इनकम टैक्स की जो डिटेल्स है 1 जुलाई तक सबमिट कर देनी है, 31 जुलाई तक सबमिट कर देनी चाहिए। ये लाइन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? बताइए बताइए। या मैंने आपसे कहा था 139 को आपको फीस इस डेट पे कर देना चाहिए, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। नहीं किया तो क्वेश्चन आया कि नहीं आया? मतलब ये आपका डिपेंड हो गया किसी और पे। अगर 31 जुलाई तक नहीं रिटर्न फाइल हुआ, नहीं सबमिट हुआ, तो क्वेश्चन मार्क्स है कि नहीं है? तो क्या 139(1) कंप्लीट कर रहा है? नो। फिर उसके लिए कंप्लीट करने के लिए कौन होगा? 139(4). तो ये हमारा बताना क्या बनने वाला है, ये वन क्लॉज होने वाला है कि सबसेक्शन? सबसेक्शन। और अगर हमारी बातों को कर दिया, बात खत्म, कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, तो वो ऑलवेज भी क्लॉज। चलो आ जाओ, इसको भी ये बनाया अपने चार्ट, फटाफट इसको नोट करो, सारा का सारा फटाफट नोट करो। कुछ भी नहीं है, सबसे आसान क्या होता है? टैक्स। ऐसे ऐसे करो, खत्म हो जाएगा टैक्स। बस वक्त देना पड़ेगा। बस आज के डेट में वक्त ही तो नहीं है बच्चों के पास, देना पड़ेगा वक्त। नहीं इंस्टीट्यूट ले लेगा वक्त, उसके पास तो वक्त ही वक्त है। कभी नवंबर, कभी मई, कभी मई, कभी नवंबर। तो अपने आप को वक्त दो, वो आपसे वक्त नहीं मांगेगा। इतनी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है बच्चा इनकम टैक्स में, साथ में ये शेड्यूल भी आ जाते हैं। चलो हो गया ये। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे लिखेंगे
सबसेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज एंड सब क्लॉज। डॉटफुल जो होता है वो इस पे होता है, जो हमने बॉक्स बना दिया है, सबसेक्शन और क्लॉज। Section, subsection or clause and subclause. When each part of the section independent of each other and one is not related to other, such part of section are called a clause. When each part of the section dependent of each other and one is related to another and all subsection taken together completes the concept propounded in that section. When each part of the section dependent of each other and one is related to another and all subsection taken together complete the concept propounded in that section. Example लिख लो. Clause 1 of section 2 define agriculture income. Clause 1A of section 2 define agriculture income. Clause 1B of section 2 define amalgamation. Each one of them is independent. Hence, part of section will be clause. Will be clause. So, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है. क्लॉज 1A ऑफ सेक्शन 2 डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम. अब देखो जैसे कि मान के चलो 2(1)A आ गया और ये एग्रीकल्चर इनकम आ गई. क्लियर. तो ये जो 2 का जो सब पार्ट 1A बन रहा है ऑलवेज बी व्हाट, क्लॉज.
क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग देगा आपका 2(1)A कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। जितना भी एग्रीकल्चर इनकम की डिफिनेशन है, जितने भी चीजें है, वो सारा कहां पे कवर हो जाएगा, हमारा 2(1)A में कवर हो जाएगा। इसका किसी और पार्ट या किसी और सेक्शन से लिंक नहीं होगा। तो ये 1A ऑलवेज बी नोन एज व्हाट, क्लॉज। अब आप यहां पे आ जाओ, प्रोवाइजो। व्हाट इज द प्रोवाइजो? आपके ना एक्ट में, ये हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में आपको क्या मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, सब सेक्शन मिलेगा, क्लॉज मिलेगा, और क्या मिलना शुरू हो जाएगा आपका, सब क्लॉज भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोवाइजो। प्रोवाइजो भी मिलेगा। व्हाट इज द प्रोवाइजो? व्हाट इज द प्रोवाइजो? एक्सेप्शंस। व्हाट इज द एक्सेप्शंस? व्हाट इज द एक्सेप्शन? बोलते हैं ना कि सर हम भी 10 घंटे पढ़ रहे थे, वो भी 10 घंटे पढ़ रहा था, वो तो 400 में 400 पा गया और हम 400 में 210 पा गए। तो बोलते एक्सेप्शन है भाई, यही बोलते हैं एक्सेप्शन है। मतलब एवरी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल बट नॉट सेम। कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद भी उस पर वो कंडीशन अप्लाई ना हो, दैट विल बी द एक्सेप्शन। कंडीशन, सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी वो कंडीशन अप्लाई ना हो, या फिर कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद भी वो कंडीशन अप्लाई हो जाए, दैट विल बी द एक्सेप्शन या प्रोवाइजो। क्लियर? या फिर एडिशन टू दी सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज। उस क्लॉज सबसेक्शन में जो बातें बता दी गई है, उसके अलावा अगर हमें कुछ और बतानी है, तो दैट विल बी व्हाट, एक्सेप्शन टू द सेक्शन हो गया। अब हमने बता दिया जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम ये होता है, फिर बाद में पता नहीं ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो फिर हम किससे उसको और एक्सटेंड करेंगे एग्रीकल्चर की डिफिनेशन को, प्रोवाइजो के एक्सेप्शन के थ्रू। तो यहां पे लिखो प्रोवाइजो। प्रोवाइजो इज एन एक्सेप्शंस ऑब्लिक कंडीशंस फॉर एनी सेक्शन ऑब्लिक सबसेक्शन ऑब्लिक क्लॉज। एनी सेक्शन, सबसेक्शन, ऑब्लिक क्लॉज। Explanations. What is the explanations? Explanation is clarifications for any section oblique subsection oblique clause. Explanation is clarifications for any section oblique subsection oblique clause. Explanation is clarification for any section subsection और clause. अच्छा, ये जो सारी की सारी चीजें हम लोग ने कवर किया, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्या ये इनकम टैक्स लॉ बन गया? नो। इनकम टैक्स लॉ बनने के लिए क्या होना जरूरी है? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन और जजमेंट। जब तक ये पांचों कंपोनेंट मर्ज नहीं होगा, तब तक वो इनकम टैक्स लॉ नहीं बनेगा। वो हमारा क्या रहेगा? इनकम टैक्स एक्ट रहेगा या रूल्स रहेगा। अभी बताना, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा है इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 1962। ये कैसे अप्लाई हो? जब आया ना तो बड़ी दिक्कत हुई कि सर किस तरीके से टैक्स हमें कंप्यूट करना है, हमें कौन से फॉर्म से ये कैसे गवर्नमेंट को बताना है कि गवर्नमेंट हमारा इनकम ऑफ द टैक्स ये आ रहा है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में ना बोर्ड बनाई गई। दैट बोर्ड विल बी नोन एज व्हाट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। दो बोर्ड है, दो बोर्ड है। बोर्ड का मतलब क्या है? एक बॉडी है। बताना, बॉडी है। कितने बोर्ड है हमारे पास कंट्री में? बोर्ड है, दो बोर्ड है। एक डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड है और एक इनडायरेक्ट टैक्स का है। जो डायरेक्ट टैक्स का है, जिसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? CBDT। और जो इनडायरेक्ट है, CBIC के नाम से बोलते हैं।
क्लियर हुई चीजें, सीबीआईसी के नाम से बोलते हैं। अच्छा, इस बोर्ड को ना कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन होते हैं पता है? फाइनेंस मिनिस्टर्स। फाइनेंस मिनिस्टर कौन? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन। यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में भी फाइनेंस मिनिस्टर्स है। अब ये जो सीबीडीटी है ना, ये सीबीडीटी क्यों बनाया गया, ये बोर्ड क्यों बनाया गया? ताकि जो हमारी इनकम टैक्स एक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करें, हम इंडिया में अप्लाई करा सके। लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है तो सीबीडीटी के थ्रू दिक्कतों को दूर करे, न कि वो सीधा गवर्नमेंट के पास पहुंचे, सर एक्ट तो आ गया, हमारी दिक्कतें कैसे दूर हो। अब सीबीडीटी को दूर करना है ना, उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया? दैट इज द रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स इज प्रोपाउंडेड बाय द क्या? सीबीडीटी, डिफाइंड बाय द सीबीडीटी। सर सीबीडीटी को रूल्स बनाने का पावर किसने दिया? क्या गवर्नमेंट ने पावर दिया? नो, वो पावर इनकम टैक्स एक्ट ने पावर दिया है कि सीबीडीटी हैज टू पावर टू मेक द रूल्स इन रिस्पेक्ट टू द एक्ट। विदाउट रूल्स कोई भी एक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो यहां पे आता है दैट इज व्हाट इनकम टैक्स रूल। देखो इनकम टैक्स रूल क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट विल बी नोन एज व्हाट? सीबीडीटी। The CBDT is empowered to make rules for carrying out the provision of the act. Time to time make rule for proper administration of the Income Tax Act. Rules also include sub rules, proviso and explanation. तो इसको लिखेंगे इनकम टैक्स रूल्स। से इसके नोट्स, हाँ बेसिक का नोट्स मैं दूंगा, हैंड रिटन ही दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, क्योंकि बेसिक हम हैंड रिटन ही कराते हैं, सारा का सारा सब कुछ हैंड रिटन करना है, बाकी तो नोट्स तो है ही सारे। The administration of direct tax is looked after by Central Board of Direct Taxes. The CBDT is empowered to make rules for carrying out the provision of the act. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे आता है फाइनेंस एक्ट की बात करते हैं। हो गया ये फाइनेंस। व्हाट इज द फाइनेंस एक्ट? अब ये बताना, इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं बात करूं, कब हमारा आया इनकम टैक्स एक्ट? 1962 में।
1962 और अब के इनकम टैक्स में क्या होना चाहिए, चेंजेस हो जाना चाहिए, लेकिन चेंजेस नहीं हुई। वो चेंजेस को टाइम टू टाइम किसके थ्रू किया जाता है, हमारा फाइनेंस एक्ट के थ्रू। अब ये थोड़ी कि हर साल हम क्या चेंज कर दे सर, एक्ट ही बदलते चले हर साल तो वो चेंजेस को हम किसके थ्रू करते हैं, दैट इज द फाइनेंस एक्ट। तीसरा कंपोनेंट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट। तो आप लिखेंगे एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फाइनेंस बिल्स इन पार्लियामेंट्स बजट सेशन। क्लियर। अब ये फाइनेंस एक्ट है क्या, ये जो है ना फाइनेंस बिल्स है, फाइनेंस बिल्स क्या होता है पता है, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस होता है, जिसमें इनकम और क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, कि गवर्नमेंट की एक साल में कितनी एक्सपेंडिचर होगी, उस एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही तो क्या काउंट करेगा कि मेरी इनकम क्या आनी चाहिए, कहां से कितनी आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑलवेज भी गवर्नमेंट किसको एस्टिमेट करेगा, बताना, एक्सपेंडिचर्स को। देन उस एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इनकम कहां से आनी चाहिए, वो इनकम को एस्टिमेट करेगा। और इनकम कहां से एस्टिमेट, इनकम एस्टिमेट कर लिया तो इनकम कहां से आनी चाहिए, हमारा इनकम टैक्स और द इनडायरेक्ट टैक्स से। तो फिर उस एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे क्या डिफाइन करेगा, वो इनकम टैक्स में चेंजेस करना शुरू करेगा या फिर जीएसटी में चेंजेस शुरू करेगा। तो ये सारी जो चीजें की जाती है दैट विल बी नोन एज व्हाट, फाइनेंस एक्ट। तो इसको भी नोट करेंगे, फाइनेंस एक्ट में लिखेंगे एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया introduce the finance bills in parliament's budget session। estimation of finance और फाइनेंस जो होगा, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, ये एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस किस में किया जाता है, हमारा फाइनेंस बिल में। और ये जो फाइनेंस बिल्स है वो इनकम और क्या रहते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स दोनों रहते हैं। अब यहाँ पे देखो फाइनेंस बिल, व्हाट इज द फाइनेंस बिल्स, एस्टिमेशन, किसके एस्टिमेशन, इनकम एंड एक्सपेंस। अब ये एस्टिमेशन सही है कि गलत है, इसको प्रूव कराया जाता है कहां पे, पार्लियामेंट में। अब जब ये बिल को पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस अगर प्रूव कर दिए और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो वो बन जाएगा हमारा क्या, फाइनेंस एक्ट। तो सर क्या फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर डिफरेंट होगा, यस। वो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड इनकम, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस क्या किया जाएगा, वो कंप्यूट करेंगे। और फिर देखो सबसे पहले क्या एस्टिमेट किया जाएगा, इनकम के एक्सपेंसेस और फिर उस एक्सपेंसेस के बेसिस पे किसको एस्टिमेट किया जाएगा, इनकम को। और फिर उस इनकम के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इनकम टैक्स में कौन सा रेट रखना चाहिए और जीएसटी में कौन सा टैक्स रखना चाहिए, ताकि ये इनकम को क्या कर सके, हम लोग रिकवर कर सके। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये जो इन फाइनेंस एक्ट है ना, वो फर्स्ट शेड्यूल 3 पार्ट में होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और कौन सा होता है, पार्ट 3।
इसमें ना टैक्स रेट बताया जाएगा, टैक्स रेट फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, टीडीएस एडवांस टैक्स रेट, और क्या होता है टैक्स रेट फॉर द सैलरी। मतलब कहता है कि इस साल करंट असेसमेंट ईयर की टैक्स रेट क्या होनी चाहिए, किस टैक्स रेट से हमें टैक्स लेना है। फिर होता है कि टीडीएस एडवांस टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। फिर होता है हमारा टैक्स रेट फॉर सैलरी पर्सन के लिए टैक्स रेट किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको कहां पे बताई जाएगी, बताना, फाइनेंस एक्ट में बताई जाएगी। फिर आता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। अब ये बताना व्हाट इज द फाइनेंस एक्ट, एस्टिमेशंस। और ये फाइनेंस एक्ट कब आता है, एवरी ईयर फर्स्ट फेब ऑफ द ईयर्स। अब 1 फरवरी में जो आएगा फाइनेंस एक्ट वो अप्लाई कब से हो जाता है, उसी साल के 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुई चीज, उसी कैलेंडर ईयर के 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी बताना 1 अप्रैल से हमने वो चीज अप्लाई कर रहे हैं जो एस्टिमेट कहां पे किया है, फरवरी में। क्या एस्टिमेशन एप्लीकेशन किस समय रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे कि 2020 की मैं बात करूं, फरवरी 2020 में बजट आया और अप्रैल से क्या स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन। हाउ टू अप्लाई द बजट ऑफ डिफाइंड बजट इन फेब, हाउ टू अप्लाई, नॉट पॉसिबल। तो बताना फिर उस समय क्या करना, बजट के बाद अगर कोई चेंजेस करना है मेरे को तो पॉसिबल नहीं है, फिर से मैं फाइनेंस एक्ट चेंज करूं, नो। वहां पे फिर नोटिफिकेशन या सर्कुलर से क्या किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। तो व्हाट इज द नोटिफिकेशन एंड व्हाट इज द सर्कुलर, दैट इज नथिंग, इट इज द अमेंडमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर क्या, बजट, आफ्टर क्या, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के बाद अगर कोई चेंजेस करना है, कोई चीजों को एक्सटेंड करना है, तो वो किसके थ्रू चेंजेस किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ द नोटिफिकेशन। पता चला कि सर नहीं, हमने जो बजट में लगाया था फाइनेंस एक्ट कुछ गलत हो गया है, वो कब पता चला, जब अप्लाई करने गए गवर्नमेंट। तो उसको कैसे फिर बताना सुधार किया जाए, नोटिफिकेशन के थ्रू। क्लियर। तो आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। देखो सर्कुलर्स क्या होता है ना, सर्कुलर्स को भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन क्या होता है, देखो नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। CBDT is also issue the notification to make the rules। मतलब रूल्स में अगर कोई चेंजेस करना है तो नोटिफिकेशन कौन लाएगा, गवर्नमेंट नहीं, CBDT, बिकॉज द पावर किसके पास केवल है, CBDT के पावर है इन रिस्पेक्ट टू द रूल्स। लेकिन एक्ट में अगर चेंजेस करने तो कौन लाएगा, गवर्नमेंट। क्या इशू करेगा वो, नोटिफिकेशन। एक सर्कुलर होता है, सर्कुलर भी हमारा नोटिफिकेशन है, लेकिन वो जस्ट लाइक गाइडलाइन का काम करता है। किसके लिए गाइडलाइंस का काम करता है, फॉर द ऑफिसर्स। जो CBDT के ऑफिसर्स हैं उनके लिए अगर कोई गाइडलाइंस इशू करना है कि भाई आपको ये चीजें चेक करना है, ये चीजें देखना है, तो वो आपका क्या बन जाता है, सर्कुलर्स बन जाता है। अभी बताना ये जो सर्कुलर्स है वो ऑफिसर्स के लिए होता है कि ऑफिसर्स पब्लिक बोथ के लिए है, केवल ऑफिसर्स के लिए। और जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो किसके लिए होता है, पब्लिक और ऑफिसर बोथ के लिए होता है। मतलब बाइंडिंग कौन होगा हमारा, दोनों होंगे। कौन दोनों होंगे, ऑफिसर्स भी और पब्लिक। बाइंडिंग किससे होंगे, नोटिफिकेशन से, लेकिन सर्कुलर से केवल बाइंडिंग कौन होगा, हमारा ऑफिसर्स से होंगे। क्लियर हुई चीजें। और लास्ट में आता है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ पे ही क्वेश्चन उठ जाए, लॉ डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हमारा कहां पे डिसाइड किया जाता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट से डिसाइड किया जाता है ना, तो हाई कोर्ट देखो स्टेट वाइज चलता है, तो वो उस स्टेट के लिए लॉ बनेगा, कंट्री के लिए लॉ नहीं बनेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, पूरी कंट्री के लिए क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। और वही बाद में क्या हो जाएगा, एक्ट। सर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू के हित की बात न कर रहा। देखो सुप्रीम कोर्ट तो दैट इज व्हाट, सुप्रीम है, जो बात करेगा न्याय की बात करेगा, उसमें हित के किसी की बात ही नहीं करेगा। तो अगर उसके डिसीजन से CBDT को या फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लॉस हो रहा है, तो क्या वो डिसीजन को कैंसिल किया जा सकता है, यस।
बाय अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में उस चीज को हम अमेंड करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में चीजें, मतलब व्हाट इज द सुप्रीम, सुप्रीम इज द फाइनेंस एक्ट। समझ में चीजें, तो इसको फटाफट नोट करना हो नोट कर लो आप, अदरवाइज कल नोट करना है कल भी कर सकते हैं। ये हमारे थे, दैट इज द बेसिक। अब बेसिक जो चीजें हम इनकम टैक्स एक्ट अगर कवर करने जाएंगे तो इनकम टैक्स एक्ट तो करेंगे ही करेंगे, बट साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, इनकम टैक्स रूल्स भी। वाई रूल्स इज रिक्वायर्ड, सो दैट हम स्मूथली किसको कवर, अपनी एक्ट को कवर कर पाए जिसके लिए रूल्स आया है। रूल्स हमारा बताना कौन प्रिपेयर करता है, सीबीडीटी। सीबीडीटी को कौन पावर दिया है रूल्स बनाने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट ने पावर दिया है कि रूल्स बनाना है, टाइम टू टाइम, समय समय पे आपको बनाते रहना है। अगर समय की रिक्वायरमेंट, यू हैव टू प्रिपेयर द लॉ। इसके अलावा हमारे पास कौन सा आ जाता है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट के बाद अगर कोई चेंजेस या कोई गाइडलाइंस इशू करना है तो वो हमारा होगा नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स हो जाएंगे, डिसीजन ऑफ द कोर्ट। समझ में चीजें। अब हमारे हैं, देखो चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 ये किसका स्टार्ट हो जाता है, दैट विल बी द इनकम टैक्स एक्ट 1965 का। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 4 जो कह रहा है करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है बातें पहले समझना है। अभी बताना, इनकम टैक्स जो है हमारा किस पे चार्ज किया जाता है, इनकम पे। मतलब कोई भी जा रहा है कहते भाई टैक्स देना है, टैक्स दे देना, तो फिर ये तो लॉ नहीं हुआ, दैट इज व्हाट, गुंडागर्दी। तो एक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए। तो लॉ ने सेक्शन 4 में डिफाइन किया है कि इनकम टैक्स कब आपका चार्ज किया जाएगा। तो सेक्शन 4 की जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया देन चार्ज टू द टैक्स। अगर वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वहां पे फिर टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। समझ में चीजें। सेक्शन 4 की बात में रखते हुए हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। तो आज हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, आज आपको यहीं पे ओवर करते हैं। धीरे धीरे 1 वीक हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल ऐसे ही क्लासेस 2 घंटे चलेगी, फिर कंटिन्यू आपका 8 से 12, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 बजे। क्लियर हुआ चीजें, यहाँ तक क्लियर। और अच्छा, जो लॉ की क्लासेस है, लॉ आपके सैंकी से लेंगे, और उधर जो होते हैं ऑडिट और एसएम है वो मैम है सीए साक्षी खन्ना मैम, वो आपके कवर करें। ठीक, तो चलो, तो आज यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग ओवर करते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक दो दिन